स्टोरी इंट्रोडक्शन। एक अमीर और शक्तिशाली परिवार के भीतर एक छोटी बच्ची की जिंदगी एक पल में बदल जाती है। एक थप्पड़, एक चीख और एक खूनी टेबल। क्या हुआ था जिसने इस घटना को जन्म दिया? कौन थे वे लोग जो इस बच्ची के साथ थे? और क्या होगा अगला? इस रोमांचक और दिलचस्प कहानी के जाने की कैसे एक छोटी बच्ची की जिंदगी एक पल में बदल जाती है। जानने के लिए पढ़िए रानी ऑफ डार्कनेस। चौवन सदमे की घड़ी। मुंबई एक पोश इलाका जहां बड़े बड़े व्यापारिक परिवार अरबपति साथ में बड़ी बड़ी हस्ती रहते हैं। बड़े बड़े और अलीसन घर जहां रहने के बारे में कोई आम आदमी बस सपने देखता है वही एक घर। उमम घर कहना गलत होगा। एक महल जो लाखों एकड़ में फेल हुआ, हर तरफ बॉडीगार्ड का घेरा जो देखने से वह खतरनाक लग रहे थे। बड़ा सा गेट, उसी गेट के अंदर जाते ही 2 किलोमीटर तक एकदम शांति थी। बाईं और दाईं ओर झूले, पेड़ और अनेक प्रकार के फूल लगे हुए थे। बीच रास्ते से 2 किलोमीटर दूर जाने पे 12 सा फव्वारा जो देखने भर से मन मोह ले। वही थोड़ी दूर एक 12 सा महल, उसके गेट से अंदर जाते हैं ऐसा प्रतीत होता है जैसे घर का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वहाँ किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी, साथ ही किसी के चिल्लाने के आवाज़ लगातार आ रहे थे जैसे कोई बच्चा रो है, और साथ में किसी दमदार आदमी के चिल्लाने के आवाज़ लगातार आ रही थी। हॉल के बीच में 7-8 साल की एक छोटी बच्ची जोर जोर से रो रही है। वह कुछ कहने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी आवाज़ दमदार व्यक्तित्व वाले उस आदमी की चिल्लाहट में दब जाती है जो उसके सामने खड़ा है। आदमी गुस्से में है और बच्ची को डांट रहा है। थोड़ी दूर 4 खूबसूरत महिलाएं खड़ी हैं। वे सभी गुस्से में दिख रही हैं और उनकी आंखें बच्ची और उस आदमी पर टिकी हुई हैं। उनसे थोड़ी दूर 6 बच्चे खड़े हुए हैं। 4 लड़के, 2 लड़कियां। उनमें से 2 लड़कों का चेहरा उस आदमी से मिलता जुलता है। वे उस बच्ची से थोड़े बड़े लग रहे हैं और उनके चेहरे पर गुस्सा है। उनकी एज 11 साल थी। उनके साथ एक लड़का खड़ा था। उसके चेहरे पर भी गुस्सा है, लेकिन उसके साथ थोड़ा दर्द भी दिख रहा है। उनके बगल में 2 लड़कियां खड़ी थी। सभी गुस्से में लगे रहे थे जैसे कुछ बुरा हुआ हो। हॉल में 4 और आदमी भी मौजूद थे। वे उतने गुस्से में नहीं दिख रहे हैं और वे उस आदमी को शांत करने का प्रयास कर रहे थे। छोटी बच्ची बार बार यही कह रही है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी बातों पर शायद किसी को विश्वास नहीं था। अचानक एक थप्पड़ की आवाज़ हॉल में गूंजती है। कुछ समय के लिए सब शांत हो जाता है जैसे वहाँ कोई नहीं है। सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। सब तब होश में आते हैं जब उन्हें किसी के गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। वे देखते हैं कि दमदार आदमी ने उस छोटी बच्ची को थप्पड़ मारा था। थप्पड़ लगते ही बच्ची गिर जाती है और उसके सिर का पिछला भाग कांच के टेबल से टकराता है। टेबल टुकड़ों में टूट जाता है और कांच के टुकड़े बच्ची के सिर में घुस जाते हैं। खून का फव्वारा उसके सिर से बहने लगता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। सभी लोग एक ही जगह खड़े रह जाते हैं। तभी उन 4 आदमियों में से 2 आदमी आगे आते हैं और बच्ची को देखते हैं। वे उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। वे सामने खड़े आदमी को भी देख रहे हैं जो सदमे में है। वे लोग तुरंत बच्ची को उठाते हैं और सभी को अस्पताल जाने के लिए कहते हैं। कौन थे वे लोग? क्या रिश्ता है उनका बच्ची के साथ? क्या बच्ची बच पाएगी? चट्टू इंट्रोडक्शन। रंधावा परिवार। रणजीत सिंह रंधावा 60 साल, परिवार के मुखिया, दमदार व्यक्तित्व। रंधावा को ऑपरेशन के संस्थापक और चेयरमैन जो अब इनके बच्चे चलते हैं और ये वहाँ के चेयरमैन है। इनकी बात को कोई नहीं टाल सकता सिवाय 2 लोगों के जो इनसे कोई भी बात मानवा सकते हैं। एक उनकी धर्मपत्नी जसवंत कौर रंधावा और उनकी लाडली पोती के। जसवंत कौर रंधावा 59 साल, रणजीत जी की पत्नी, शांत और सरल स्वभाव की महिला हैं। वैसे तो ये बहुत प्यारी शांत रहने वालों में से है, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है तो उनके पति भी कुछ नहीं कर पाते। आपने परिवार को साथ में रखती हैं। वैसे तो ये सभी से प्यार करती हैं, लेकिन अपनी पोती से सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। इनके एक बेटा और एक बेटी है। रोहन सिंह रंधावा 35 ईयर्स ओल्ड, अपने पापा के तरह दमदार पर्सनालिटी है इनकी। रंधावा कोऑपरेशन के सीईओ हैं। इनके 3 बच्चे हैं, 2 ट्विन बॉयज़ हैं और एक बेटी। ये अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करते हैं। इनकी एक बेटी भी है जिनसे ये अच्छे से बात नहीं करते हैं। नेहा रंधावा, इनकी उम्र 32 साल है। ये बहुत सुंदर है, साथ ही एक मशहूर क्लासिकल डांसर भी हैं। सभी बच्चों से बहुत प्यार करती हैं पर अपनी बेटी से कटी कटी रहती है। ऐसा क्यों है ये हम कहानी में जानेंगे। बाकी इनके मन में कोई मैल नहीं है। अविनाश रंधावा 11 साल का बच्चा। बच्चा कहना गलत होगा क्योंकि ये सिर्फ उम्र में ही छोटे हैं, बाकी अभी से ही अपने पापा के कार्बन कॉपी हैं। शार्प माइंडेड एंड मैच्योर, साथ ही इनको गुस्सा बहुत आता है। कयान रंधावा, अविनाश के ट्विन ब्रदर जो उनसे 10 मिनट्स छोटे हैं। ये अपने भाई से एकदम उल्टी पर्सनालिटी के हैं। मास्ट मौला, हंसमुख, किसी को भी हंसा हो सकता है। इनको जल्दी गुस्सा नहीं आता है पर इनका गुस्सा भी कम नहीं है। दोनों भाई अपनी बहन से थोड़ा प्यार करते हैं पर जताते नहीं है, सामने में उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। अब आते हैं सबसे छोटी बच्ची यानी कृष्णा रंधावा 7-8 साल के छोटी सी बच्ची जिसके चेहरे पर सिर्फ मासूमियत है, न कुछ छाल कपट। एकदम प्यारी बच्ची जो सिर्फ प्यार चाहती है अपने माँ पापा और भाइयों से, परिवार से। कृष्णा इस स्टोरी के मेन लीड है।
कृष्णा के साथ कुछ ऐसा होता है जिसने उसके मासूमियत छीन ली और यूज एक इमोशनलेस हार्टलेस क्वीन में बदल दिया जो कई राज अपने मन में लिए वापस आती है। कृष्णा के 2 दोस्त भी है, साथ ही उनके पेरेंट्स भी आपस में बहुत गहरे दोस्त हैं। 1. सिया जिंदल। 2. अर्जुन जोशी। उनका भी इंट्रो देख लेते हैं। जिंदल फैमिली। राज जिंदल रोहन के फैमिली डॉक्टर, सातवीं बचपन के दोस्त है। ये रंधावा फैमिली के दामाद भी है। ये एक बहुत जाने माने मल्टी टैलेंटेड डॉक्टर है जिनका खुद का हॉस्पिटल भी है। मुंबई में ब्रांच है। साथ ही पूरे भारत में इनके हॉस्पिटल के ब्रांचेस है। ये भी बहुत हंसमुख इंसान है। इसकी एज भी 35 है। प्रीति जिंदल रोहन के बहन और राज की पत्नी, इनकी एज 32 है। ये नेहा रंधावा की बेस्ट फ्रेंड है। साथ ही एक सक्सेसफुल डॉक्टर भी। ये अपने हस्बैंड के साथ उन्हें के हॉस्पिटल में डॉक्टर है। दोनों पति पत्नी कृष्णा को अपने बच्चे के जैसा प्यार करते हैं। इनकी एक बेटी है सारा जिंदल। कृष्ण के दोस्त बहन सब इनके बीच सगी बहनों जैसा प्यार है। सारा के एज 8 साल है। ये बहुत क्यूट गोलू मोलू सी है। खाना इसके फर्स्ट प्रायोरिटी है। जोशी फैमिली। कारणवीर जोशी एज 36 ईयर्स। ये रोहन के बेस्ट फ्रेंड है। वैसे तो सारे दोस्त ही एक समान है, पर कारणवीर सबसे समझदारी और शांत है। सब में इनकी कृष्णा से अच्छी बॉन्ड है। ये भी टॉप के बिजनेसमैन है। टॉप 3 में इनकी कंपनी आती है जोशी इंडस्ट्रीज। प्रिया जोशी एज 33 ईयर्स। ये एक बहुत बड़ी फैशन डिज़ाइन है। इनकी खुद की कंपनी है। ये खुद एक ब्रांड है, ये कहना गलत नहीं होगा। सभी जोशी 11 साल की। ये एकदम अपने पापा की कार्बन कॉपी है। एकदम शांत, समझदारी से काम करने वाली है। अर्जुन जोशी एज 8 ईयर्स। एकदम शरारती। जहां इनके पिताश्री शांत है वही ये शैतानी खोपड़ी है। मस्त मौला, एकदम शैतान। खन्ना फैमिली। रोहित खन्ना एज 36 ईयर। ये एक टॉप के एक्टर है। इनकी सारी मूवी सीरीज सब हिट जाते हैं। साथ ही इनकी खुद के एक एंटरटेनमेंट कंपनी है जिसके ये सेओ है। इनका फैमिली बिजनेस भी है जो टॉप 1 पे आता है, जो ये और इनके पापा मिलके हैंडल करते हैं। ये एकदम एंग्री मैन है जिनके नाक पे हमेशा गुस्सा रहता है। ऋतु खन्ना एज 33 ईयर। ये एक पेंटर है। इनकी एक पेंटिंग लाखों करोड़ों में बिकती है। ओमकार खन्ना एज 12 ईयर। प्यार से सब ओम बुलाते हैं। ये भी अपने पापा की तरह बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। अविनाश और कियान के बेस्ट फ्रेंड है। साथ में हमारे हीरो भी। चेलाए आप सभी दादाजी और दादी जी लोग का भी नाम जान लीजिए। रंजीत रंधावा 60 साल। जसवंत कौर रंधावा 58 साल। राघव जिंदल 60 साल। पूनम जिंदल 58 साल। रघुवीर जोशी 62 साल। सीता जोशी 59 साल। गौरव खन्ना 62 साल। सुमन खन्ना 59 साल। और भी अगर कोई कैरेक्टर होगा तो आपको कहानी के साथ हम मिलवाते रहेंगे। एल3 गंभीर हालत। मुंबई में अचानक बिन मौसम बरसात होने लगी। आंधी तूफान और घनघोर अंधेरा छा गया, जैसे प्रकृति भी कुछ बुरा होने की चेतावनी दे रही हो। मौसम बहुत भयावह लग रहा था। इसी आंधी तूफान बारिश में सड़क पर 15-20 गाड़ियों का काफिला अपनी पूरी गति से आगे बढ़ रहा था, जैसे कि रैली जा रही हो। अचानक सारी गाड़ियां एक जगह आकर रुकती हैं। सामने एक बड़ी बिल्डिंग थी जिसके ऊपर सिटी हॉस्पिटल लिखा हुआ था। गाड़ियों के रुकते ही हॉस्पिटल के अंदर से स्टाफ भाग के बाहर आते हैं। स्ट्रेचर लेकर उन गाड़ियों में से तीसरी गाड़ी का दरवाजा खुलता है और 2 आदमी एक बच्ची को बाहर निकालते हैं। उन दोनों आदमियों के शर्ट पूरी खून से लथपथ थी, जैसे कि वे खून के होले खेल के आए हों। दोनों उस बच्ची को स्ट्रेचर में लेटाते हैं और सभी लोग बिना देरी किए हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। वहां उस तीसरी गाड़ी के पीछे की 2 गाड़ियों में से बाकी सारे लोग बाहर निकलते हैं और तुरंत अंदर जाते हैं उन दोनों आदमियों के पीछे। वो बच्ची जिसके सिर से लगातार खून बह रहा था, उसको वार्ड बॉय और नर्स ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। जैसे ही गेट बंद होता है बाहर रेड बल्ब जलने लगता है। वो दोनों आदमी जो उसको लेकर आए थे उनमें से एक को वहां के नर्स कोट या मास्क देती है तो वो जल्दी से ओरती में चले जाते हैं। सभी लोग बाहर खड़े थे। आइए पहले वहां कौन कौन है सबके बारे में बता देती हूँ ताकि सब क्लियर हो। जो बच्ची अंदर घायल गई वो है इस स्टोरी की मेन लीड। सारी स्टोरी उसके इर्द गिर्द है। जो 2 लोग उसको लेके आए थे उनमें से एक है राज जिंदल, जो अभी ओरती में गए हैं क्योंकि वो एक टॉप के सर्जन हैं। दूसरा आदमी था कर्णवीर जोशी। बाकी उसके पीछे के गाड़ी से निकले थे वो थे रोहन रंधावा, नेहा रंधावा और प्रीति जिंदल। उसके बाद वहां गाड़ी से रोहित खन्ना, ऋतु खन्ना और प्रिय जोशी निकले। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि घर पे हुआ क्या था, तो वो तो आपको पता चलेगा ही। पहले मैं बता दूं कि जिसने कृष्णा को थप्पड़ मारा था वो कोई और नहीं उसके खुद के पापा थे। अंदर ऑपरेशन थिएटर में सभी डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। उन्हें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था कि कृष्णा की हालत बहुत गंभीर है। सभी बेस्ट डॉक्टर्स वहां मौजूद थे। डॉक्टर्स खून साफ कर रहे थे, तभी दरवाज़ा खुलता है और राज अंदर आता है। वह जल्दी से डॉक्टर से पूछता है क्या हुआ है सीग। डॉक्टर सीधा कहते हैं सर्फिशन हाथ से बाहर है, बच्ची के सिर के अंदर तक कांच घुसा हुआ है और ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है। अब अगर थोड़ा और ब्लड लॉस हुआ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उनकी बात खत्म होते ही राज की आवाज़ आती है कुछ नहीं होगा, हमें अपने तरफ से पूरी कोशिश करनी होगी। फिर वह अपने बगल में देखकर सिस्टर नूर को बाहर जाने के लिए कहता है ओ नेगेटिव ब्लड का इंतजार करे फास्ट। राज की आवाज़ तेज होती जाती है जिसे सुनकर नूर जल्दी से बाहर जाती है।
अंदर राज और बाकी डॉक्टर्स कृष्णा को देखने लगते हैं। राज कहता है, हमें रिस्क लेना होगा, ज़्यादा देर कांच को हम ब्रेन में नहीं रख सकते। इसके बाद वे अपने हाथों में ग्लास फोर्सेप्स और ट्वीजर्स लेते हैं और कांच को निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं। राज कहता है, हमें सावधानी से काम करना होगा क्योंकि कांच का टुकड़ा बहुत पतला है और अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो यह और अंदर चला जाएगा। सीनियर डॉक्टर्स कांच निकालने में लग जाते हैं और कुछ डॉक्टर स्क्रीन पर से उसके हार्ट बीट, बीपी और बाकी चीज़ें देख रहे थे। वहाँ बाहर जैसे ही नस निकलती है, सभी लोग खड़े हो जाते हैं। सभी के आंखों में आशा थी। जहाँ नेहा का रो रो कर बुरा हाल था, वहीं रोहन रंधावा अभी भी बुत बने खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था या वे अभी तक सदमे में थे, कुछ पता नहीं चल रहा था। नस भागते हुए आती है और सभी को बोलती है, आप में से किसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। तब सभी रोहन की तरफ देखते हैं। तभी नस की आवाज़ आती है, अगर आप में से किसी का है तो प्लीज़ जल्दी कीजिए। रोहित रोहन को हिलाता है और चलने को बोलता है। सिस्टर नूर किसी को आवाज़ लगाती है और उसको ब्लड लेने के लिए बोलती है और खुद जल्दी से ब्लड बैंक के तरफ जाती है। 20 मिनट बाद रोहन खून देकर आता है तो नस वह ब्लड के साथ अंदर चली जाती है। समय बीतते जा रहा था पर अंदर क्या हो रहा है, कृष्णा कैसी है, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वही अंदर स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही थी। समय बीतते जा रहा था लेकिन अंदर क्या हो रहा था, कृष्णा कैसी थी, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वहीं अंदर स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही थी क्योंकि कृष्णा का ब्रेन धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था और उसके हार्टबीट लगातार ऊपर नीचे हो रहे थे। 2 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, लेकिन अंदर का कुछ भी बाहर नहीं पता चल रहा था। बाहर सभी कृष्णा के ठीक होने की कामना कर रहे थे। सभी इतने टेंशन में थे कि कोई भी रोहन को कुछ नहीं बोल रहा था और रोहन किसी से नहीं बोल रहा था। 6 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर के लाइट्स बंद होती हैं और गेट खुलता है। गेट खुलते ही सभी राज के पास चले जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ है। लेकिन राज लगातार रोहन की आंखों में देख रहा था जैसे कि वह उसे कुछ पूछना चाह रहा हो। राज के ऐसे देखने से रोहन की आंखों में एक डर दिखने लगता है और फिर राज कुछ ऐसा बोलता है जिससे सभी के होश उड़ जाते हैं और नेहा बेहोश हो जाती है। चफोट प्रीति का गुस्सा। जैसे ही राज ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है, सभी लोग उसके पास चले जाते हैं। रूम से निकलते ही उसकी नज़र रोहन से मिलती है। राज की नज़रों में एक निराशा, एक दर्द और एक गुस्सा था जो शायद रोहन के लिए था। राज की आंखों को देखकर रोहन की आंखें नीचे झुक जाती हैं और उनमें एक डर नजर आने लगता है। राज का ध्यान किसी की आवाज़ से टूटता है। वो आवाज़ प्रीति की थी। राज का ध्यान खुद पर पाकर वो राज से पूछती है, राज क्या हुआ? कृष्णा वो ठीक तो है ना? उसकी आंखों में एक आशा थी कि सब कुछ ठीक होगा, पर जो राज ने कहा उसे सुनकर सभी का दिल डूब गया। प्रीति बार बार ना में सर हिला रही थी, जैसे अब राज बोलेगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वहीं प्रिया और ऋतु ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उनके लिए यह मानना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन जैसा लग रहा था। राज के बात सुनकर नेहा बेहोश हो जाती है। जैसे ही वो गिरने को होती है, रोहन पीछे से उसे पकड़ लेता है। सबका ध्यान उस पर चला जाता है। रोहन उसको सामने के सोफे पर बैठा देता है। सिर्फ प्रीति ही थी जो अभी वह राज के सामने खड़ी थी। उसने बोला, राज प्लीज़ बोल दो कि तुम झूठ बोल रहे हो, प्लीज़, और रोने लगती है। तब राज बोलता है, ना, नहीं, मैंने जो कहा सब सच है। सर में कांच अंदर तक घुसा हुआ था। मैं और मेरी टीम ने उसे निकाल दिया पर उसका ब्रेन धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो खुद कोशिश नहीं करना चाहती। जब तक वो रिस्पॉन्स नहीं करेगी, मैं तो क्या कोई कुछ नहीं कर सकता। हम उसे आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी तक उसकी हालत नाजुक है। हम 24 घंटे तक देख सकते हैं। अगर उसे होश नहीं आया इन 24 घंटों में तो वो कोमा में चली जाएगी। इतना बोलते बोलते उसकी आवाज़ भारी हो जाती है और वो रोहन को देखते हुए अपने कैबिन के तरफ चला जाता है। प्रीति जो सिर नीचे किए रो रही थी, अचानक मुड़ती है और रोहन के पास जाकर उसका कॉलर पकड़ लेती है। सब उसके इस एक्शन से हैरान रह जाते हैं। तब करणवीर की आवाज़ आती है, प्रीति प्रीति ये क्या कर रही हो, प्लीज़ शांत हो जाओ, अभी अभी अपना दिमाग ठंडा रखो। नहीं नहीं रखना अपना दिमाग ठंडा भाई। प्रीति करणवीर की बात को बीच में ही रोक देती है और सामने देख रोहन से कहती है, अब तो आपको शांति मिल गया ना, मार दिया आपने उसे। अरे बच्चे भगवान का रूप होते हैं पर आप अपने तो कृष्णा को मौत के मुंह में पहुंचा दिया है। क्या बच्चों से गलती नहीं होती है? गलती करने पर उनके माँ बाप उन्हें समझाते हैं, न समझे तो थोड़ा डांटते फटकारते हैं, उसे जान से नहीं मार देते। वो ये सब रोते रोते बोल रही थी। उसकी बात सुनकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं। वो आगे कहती है, आपने और भाभी ने तो बचपन से उसे प्यार नहीं दिया है, सिर्फ इसलिए कि आपके जुड़वा बच्चों में से वो बच गई और उसका भाई नहीं जी सका। इसमें उसकी क्या गलती है? हाँ बोलिए ना, क्या ये गलती है उसकी या ये गलती है उसकी कि जब वो किसी के साथ बाहर जाती हैं तो उनके ऊपर हमला हो जाता है, जान पर बन आती है।
क्या आप ये नहीं सोचते कि शायद ये जो हमला या एक्सीडेंट हुआ जिसमें सबकी जान खतरे में पड़ जाती थी पर कुछ होता नहीं था किसी को, आप ये क्यों नहीं सोचते कि वो साथ रहती थी तो सब बच जाते थे, किसी को कभी कुछ नहीं होता था। दूसरों ने कहा कि सब कृष्णा के कारण होता है, वो मनहूस है। तो सबके खिलाफ जाने के बजाय आपने उन बातों को, उन बेतुके लोगों की बातों को मान लिया। मैं करती थी न प्यार उसे, तो उसकी गलती पर भी डांटने का हक मुझे था। आपने अपना गुस्सा निकालने के चक्कर में उस बच्ची की क्या हालत कर दी है भाई, क्या कर दिया। बोलते बोलते उसका हाथ रोहन के कॉलर से छूट जाता है और वो नीचे सरकते हुए बैठ जाती है और अपने चेहरे पर हाथ रखकर रोने लगती है। अब तो उसकी हिचकियां भी बंधने लग गई थीं। आप सब ने बिना सच जाने, बिना कुछ सोचे समझे उसको क्या नहीं बोला। हाँ, वो शैतानी करती थी, बहुत करती थी। क्यों? सिर्फ अपने माता पिता भाइयों का सबका अटेंशन पाने के लिए, प्यार पाने के लिए, ना कि वो बिगड़ी हुई है इसलिए। फिर वो अपने आंसुओं को बेरहमी से पोंछती है और गुस्से से ऊपर देखकर कहती है, बहुत सी बातें हैं जो आप नहीं जानते हैं। आपने जिस गलती के लिए उसकी ये हालत की है न, कहीं ऐसा ना हो कि जो अपने बस दूसरों के बातों को मान के किया है उसके लिए बाद में आप लोगों के पास पछताने के अलावा कुछ ना हो। याद रखिएगा मेरी बात को। अगर उसे कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, सिर्फ आप दोनों। उसने रोहन और नेहा को देखते हुए बोला। फिर वो उठती है और दौड़ते हुए राज के कैबिन में चली जाती है, जहां कृष्णा के माँ पापा भाई के लिए कृष्णा उतनी जरूरी नहीं थी, वही वो अपने दादा दादी बुआ फूफा की जान थी। पर थी तो वो बच्ची ही। दूसरों के माँ पापा के इतने प्यार को देख उसका भी मन होता था कि उसकी माँ भी अपने आंचल में उसे सुलाया करे, भाई उसको प्रोटेक्ट करे। पापा की प्रिंसेस हो, पर वो तो उसको मिला ही नहीं। सभी के प्यार को पाने के लिए वो अपनी तरफ से कोशिश करती थी, जो सबको लगता था वो बिगड़ गई है। प्रीति चली गई थी पर पीछे छोड़ गई थी रोहन और नेहा को अंदर तक हिला देने वाली बातें। एल्हा नेहा को होश आ गया था और उसने सब कुछ सुना भी। एल सभी की आंखों नम थी, किसी की आंखों में निराशा थी तो किसी में पछतावा, डर था। पर कहते हैं न, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, वही बात है यहाँ। खैर कहानी पर आते हैं। सब खरे ही थे कि सबका ध्यान एक फ़ोन रिंग से टूटता है जो रोहन के पॉकेट में बज रहा था। एल अपने आंसुओं को पोंछ जैसे ही फ़ोन निकालता है, फ़ोन में शो हो रहे नाम को देख उसके हाथ वही रुक जाते हैं और आंखें एक बार फिर नम हो जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। जैसे तैसे कर वो फ़ोन उठा के अपने कान के पास लगाता है। उधर की बातों को सुन उसके आंखों में डर नजर आने लगता है। आंखों में रुके आंसू गालों पर आ जाते हैं और फ़ोन छूटकर नीचे गिरने लगता है। H5 कृष्णा के दादा दादी का घर आना। अब आगे, जहां हॉस्पिटल का माहौल खराब था, वहीं अब थोड़ा रंधावा मैंशन का भी हाल जान लें। रंधावा मैंशन सभी के जाने के बाद सारे सर्वेंट काम में जुट जाते हैं। वहीं बाकी बच्चे अभी भी हैरान थे। कुछ सर्वेंट हॉल से लेकर बाहर तक का ब्लड साफ कर रहे थे। हॉल में कियान की आवाज़ आती है जो अविनाश से कह रहा था, भाई भाई देखो न, कृष्णा को कितने चोट लगी थी। पापा ने तो उस पर हाथ भी उठा दिया, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं जाए। बस चुप हो जाओ, अविनाश की गुस्से से भरी आवाज़ आती है। ये क्या बोल रहे हो, कुछ भी मत बोलो, सब गए हैं न, उसको हॉस्पिटल लेकर ठीक हो जाएगी वो। अविनाश की बात सुन कियान का सिर झुक जाता है। तभी सारा की आवाज़ आती है जो भरे गले से कहती है, पर भाई उसने कुछ नहीं किया था। आप सब ने उसके साथ कितना बुरा किया और अब तो उसे चोट भी लगी है, फिर भी आपको कोई मतलब नहीं है। वो मर जाएगी तो आप खुश हो जाएंगे क्या। सारा की बात सुन एक साथ 5 आवाज़ें आती हैं। सारा। अविनाश आगे आता है और कहता है, ये सब तुम्हारे दिमाग में उसने डाला है, न कि कृष्णा कल सिर्फ अपनी परी है। उसी बात को बीच में काट इस बार अर्जुन बोलता है, नहीं भाई उसने कुछ नहीं बोला, आप लोग हर बार उसे क्यों गलत समझते हो। भाई वो बोल ही रहा था कि। अविनाश बोलता है, बस अब कुछ नहीं, जाओ सब अपने रूम में जाओ। पर भाई मैंने कहा ना जाओ। इस बार उसने इतना तेज बोला कि सारा और अर्जुन रोते हुए सीढ़ियों से ऊपर एक रूम में चले जाते हैं। सभी भी सबको एक नज़र देख ऊपर चली जाती है। वही अब हॉल में बस अविनाश, कियान और ओम ही बचे थे। वही बाहर 5 गाड़ियां साथ अंदर आती है। उनमें से एक गाड़ी से एक कुर्ता पाजामे में बाहर आता है तो यह है रंजीत रंधावा। वही दूसरी साइड से एक कॉटन में औरत बाहर आती है तो दोस्तों यह है जसवंत रंधावा। वही रंजीत जी बाहर निकलते हुए कहते हैं, कितने दिनों बाद मैं राघव, रघुवीर और गौरव के साथ बाहर घूमने गया हूं, मुझे तो अपनी जवानी याद आ गई। वही कार के दूसरे साइड से जसवंत जी निकलती हुई कहती है, हट्टो जी, मैं तो अभी भी जवान हूँ, आप ही अपने बुढ़ापे में आ गए हो। पर आपने ये बात एकदम सही कही, कितने दिनों बाद सब साथ गए हैं कहीं बाहर, वो भी इतने दिनों के लिए। मुझे भी पूनम, सीता, सुमन के साथ अपने पुराने दिन याद आ गए। बस एक ही चीज़ मुझे बहुत परेशान कर रही थी। बोलते हुए उन्होंने रंजीत जी के तरफ देखा तो उन्होंने कहा, क्या जस्सो, वो कृषु को अकेले छोड़ने का मन नहीं था मेरा। अगर उसके स्कूल खुले न होते तो मैं उसे आपने साथ ले चलती। आप तो जानते ही है इस घर में सब उससे कटे कटे रहते हैं। इस पर रंजीत जी कहते हैं, ये तो तुमने सच कहा जस्सो, मैंने भी उसे बहुत याद किया। पर जब हम उसे सरप्राइज़ देंगे तो वो बहुत खुश हो जाएगी और दद्दू दादी कहते नहीं थकेगी। हाँ आपने सच कहा, बहुत खुश हो जाएगी मेरी बच्ची। अब रुके क्या है, चलिए न, कितने दिन हो गए उसे सामने से देखे हुए।
हाँ चलो बोलते हुए रंजीत जी जसवंत जी के साथ आगे बढ़ गए। वो गेट के तरफ जा ही रहे थे कि उनको किसी की आवाज़ आती है। वो देखते हैं तो वहाँ दो सर्वेंट कुछ बात कर रही थी जिनकी आवाज़ उनके कानों तक बहुत अच्छे से आ रही थी। पहली औरत अपने सामने वाली से कहती है, कितना ज़्यादा चोट लगा था उसको, पूरा खून खून, हॉल में भी बहुत खून गिर गया था, पता नहीं बचेगी या नहीं। दूसरी औरत ने पहली वाली का साथ देते हुए कहती है, बात तो तूने सही कही, पता नहीं क्या होगा, चल हम चलते हैं वरना देर हो जाएगी। कहते हुए दोनों चली जाती है बिना ये देखे कि रंजीत जी और जसवंत जी ने उनकी पूरी बात सुनी है। दोनों के चेहरे पर जहां पहले खुशी थी अब घबराहट दिखने लग जाती है। दोनों जल्दी से घर में जाते हैं और सबको बुलाने लगते हैं। रंजीत जी आवाज़ लगाते हैं, रोहन। रोहन कहाँ हो तुम? रोहन बोलते हुए वो हॉल में आ जाते हैं जहां अविनाश, कियान और ओम खड़े थे। उनके चेहरे पर टेंशन दिखाई दे रही थी। जसवंत जी अविनाश के सामने आते हुए कहती है, अभी किसको चोट लगी है बेटा? बाहर मैंने सुना किसी को बहुत चोट लगी है, बताना बेटा, मेरा मन बैठा जा रहा है बोलना। उनकी आवाज़ भारी हो गई थी। वही रंजीत जी जो रोहन जो आवाज़ दे रहे थे वो भी उन तीनों के आगे आके बोलते हैं, कयान बोलो सब कहाँ है और किसको चोट लगी है, कहीं तुम लोग को तो नहीं लगी है? कहते हुए सभी को अच्छे से आगे पीछे करके देखने लगते हैं। जब उनको कोई चोट नहीं दिखता तब वो बोलते हैं, बताओ बच्चे, कहाँ हैं तुम लोग के माँ पापा? वहीं इतना शोर शराबा सुनकर सारा, अर्जुन और सावी भी नीचे आने लगते हैं। जैसे ही सारा कुछ बोलने वाली होती है अविनाश उसको आंखें दिखाकर चुप करा देता है। जब जसवंत जी किसी को कुछ न बोलते देखती है तब तो अपने बगल में खड़े रंजीत जी को देख बोलती हैं, सुनिए आप एक काम करिए, जल्दी से रोहन को फ़ोन करिए और पूछिए उनसे क्या हुआ है, किसको चोट लगी है और वो लोग हैं कहाँ। पूछिए जल्दी, मेरा मन बहुत घबराहट रहा है। और कृष्णा भी नहीं है यहाँ। उनकी बात सुनकर रंजीत जी अपने कुर्ते से फ़ोन निकालते हुए कहते हैं, हाँ हाँ अभी करता हूँ मैं रोहन को फ़ोन। कहते हुए रोहन को फ़ोन मिला देते हैं। जसवंत जी कहती हैं, स्पीकर पर रखिए फ़ोन। जैसे जैसे कॉल जा रही थी वैसे वैसे वहाँ खड़े हर एक की दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। तभी सामने से कॉल उठा लिया जाता है। कॉल उठाते ही जसवंत जी सवालों की लाइन लगा देती है, जबकि सामने से किसी भी सवाल का जवाब नहीं आ रहा था। हाँ तो दोस्तों, कुछ समझे? अरे समझे तो बहुत अच्छा, नहीं समझे तो मैं हूं ही तो जो फ़ोन रोहन को हॉस्पिटल में आया था वो रंजीत जी का ही था। अब वो क्या बोलेगा ये तो हम आगे जानेंगे ही। वैसे उसका थोड़ा डरना भी लाजमी है भाई, उनकी लाडली पोती की ऐसी हालत जो कर दी रोहन ने। कोष्टक। अब हो गया बकवास, हम कहानी पे आते हैं तो हम कहाँ थे? हाँ याद आया, जब रणजीत जी देखते हैं कि रोहन जसवंत जी के इतने बोलने पर भी कुछ नहीं बोलता तो वो थोड़े गुस्से और तेज आवाज में पूछते हैं, कहाँ हो तुम लोग? न तुम हो न बहू है घर पर, बताओ कहाँ हो सब लोग? वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जैसे ही रोहन के हाथ से फ़ोन छूटता है, उसका फ़ोन गिरने से पहले करणवीर पकड़ लेता है और रोहन को देखते हुए फ़ोन को कान के पास लगाता है। फ़ोन के दूसरी तरफ से रणजीत जी की आवाज़ सुन बस इतनी ही कहता है, सिटी हॉस्पिटल, उसके बाद फ़ोन काट देता है। चसिक्स दादी का फूटा गुस्सा, रोहन पर खराब हालत। अब आगे। करणवीर ने फ़ोन पर रणजीत जी और जसवंत जी को हॉस्पिटल आने को बोल दिया था और कॉल काट दिया। वहीं मेंशन में अब माहौल खराब हो गया था। कॉल के कट होते ही रंजीत जी जसवंत जी से बोलते हैं, जल्दी चलो, पता नहीं किसे चोट लगी है, हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना होगा। उनकी बात सुनते ही जसवंत जी जल्दी से उनके पीछे जाने लगती है। तब अविनाश कहता है, दद्दू हम सब भी आपके साथ चलेंगे। रंजीत जी ऐसे ही हर बारी में थे तो सबको आने को बोल देते। जल्दी जल्दी सब गाड़ी में बैठते हैं और ड्राइवर को सिटी हॉस्पिटल चलने को कहते हैं। उनकी गाड़ियां आगे पीछे बॉडीगार्ड के गाड़ियां चलने लगती है। लगभग 25 मिनट में उनकी गाड़ी हॉस्पिटल के सामने खड़ी थी। दोनों जल्दी से निकलते हैं, साथ में बच्चों को ले चलने लगते हैं। वही एक बॉडीगार्ड जल्दी से रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर रंधावा फैमिली के बारे में पूछता है। उसके बाद रंजीत जी के पास जाकर बोलता है, सर 10 साइड, हमें 6th फ्लोर पर जाना है आईसीयू में, और लिफ्ट की तरफ इशारा करता है। कुछ ही मिनटों में वो लोग आईसीयू के पास पहुंच जाते हैं जहां अब सभी लोगों के साथ राजप्रीति थे मौजूद थे। जसवंत जी जल्दी से चलते हुए रोहन के पास आती है और बोलती है, क्या हुआ है, किसको चोट लगी है? फ़ोन पर भी तुमने कुछ नहीं कहा था। और कृष्णा कहाँ है मेरी बच्ची, बोलो। बोलते हुए उन्होंने रोहन को जोर से हिलाया। तभी प्रीति आगे आती है और बोलती है, माँ आप भाई से क्या पूछ रही है? वो कुछ नहीं बताएंगे, मैं आपको देखती हूँ। कृष्णा कहाँ है बोलते हुए उनके हाथों को पकड़ लेती है और अपने साथ आईसीयू के गेट तक ले जाती है। देखिए अपनी बच्ची को मौत के मुंह में है अभी वो, फिर वो हल्का हंसीती है। वो हंसी खुशी वाली हंसी बिल्कुल नहीं थी, उस हंसी में एक मजाक था जो शायद वो कृष्णा के किस्मत का बना रहे थी। फिर अपनी माँ को देखती है जो सदमे में थी। अपनी पोती को इस हालत में देखने को तो वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। प्रीति आगे कहती है, आपको पता है माँ, अपनी कृषु के ये हालत किसकी वजह से हुई है? आपके प्यारे बेटे के वजह से। उसके सिर कांच के टेबल से टकराने के कारण कांच के टुकड़े उसके सिर में घुस गए।
पता है माँ, बहुत खून निकल रहा है उसे। कितना दर्द हो रहा होगा उसे, बोल रोने लगती है। वही रंजीत जी और जसवंत जी तो बुत बने खड़े थे, उनके लिए ये कोई सदमे से कम नहीं था। जिक्र वो सराखों पर रखते थे जिसमें उनकी जान बसती थे। वो आज हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है, वो भी उनके खुद के बेटे के कारण। प्रीति जब अपनी बात खत्म करती है उसके बाद सिर उठाकर अपनी माँ को देखती है तो घबराहट जाती है, क्योंकि जसवंत जी कोई रिएक्शन ही नहीं दे रही थी। न उनके आंखों में आंसू था, न चेहरे पर गुस्सा। वो ऐसे खड़ी थी जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। वो उन्हें झिंझोड़ते हुए कहती, माँ क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही माँ। उसके बोलने से जसवंत जी अपनी आंखें उसकी तरफ करती है, फिर वही एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ रोहन के तरफ जाने लगती है। वही उनका ये रिएक्शन सबके मन में घबराहट और डर के जगह बना रहा था, यहाँ तक कि रंजीत जी के भी। वो चलते हुए रोहन के पास आती है और अचानक एक थप्पड़, एक आवाज़ उस फ्लो पर गूंज जाती है। वहाँ खारे कुछ के भाव शांत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा ही था कि ये होगा। तो उसी थप्पड़ के बाद भी उसकी आवाज़ बंद नहीं होती। लगभग 4 से 5 बार थप्पड़ मारने के बाद सब शांत हो जाता है। उस शांति को तोड़ती है जसवंत जी की सिसकियां। अब उनके आंखों में आंसू आ गए थे जो उनके गालों पर आने लगे थे। अपने आंसुओं को पोंछते हुए वो रोहन को निराशा से देखती है, फिर उसके बगल में खड़ी नेहा को, जो अपना सिर झुकाए आंसू बहा रही थी। जसवंत जी नेहा के पास जाकर बोलती है, अरे कैसी माँ हो तुम, बहु बच्चों के भगवान होते हैं, उनके माता पिता पर तुम लोग भक्षक हो। उसको प्यार नहीं दे पाए तो अब क्या तुम लोगों को उसकी मेहनत नहीं देखती। जब देखो तुम दोनों के आगे पीछे घूमती रहती थी कि काश उसको भी वैसे ही प्यार मिले जैसा उसके बड़े भाई को मिलता है। अब तो कुछ कहने और को रहा ही नहीं है। अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए दोनों को देखकर कहती है, चले जाओ यहाँ से अपनी ये झूठी फिक्र लेकर। अगर मेरी बच्ची ठीक हो गए तो कभी उसके पास मत आना, बहुत परेशान किया है ना उसने तुमको, अब वो तुम लोग के पास भी नहीं आएगी, जाओ यहाँ से। बोलते हुए वो आईसीयू के गेट के पास जाके खड़ी हो जाती है और अंदर बेड पर बेजान पड़ी कृष्णा को देखने लगती है। रोहन अपनी माँ को देखता है जो उसके सामने पीट करके खड़ी थी और कृष्णा को देख रही थी, फिर नेहा का हाथ पुकारते हुए जाने लगता है। तभी रंजीत जी उसको रोकते हुए कहते हैं, रुको, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक हमें सारी बात नहीं बता दो। पर बाऊजी माँ, रोहन के बोलने पर वो उसको बीच में ही हाथ दिखाकर रोक देते हैं और आदेश देने वाले लहजे में कहते हैं, हमने कह दिया नहीं, अब कोई बहस नहीं, शांति से यही खड़े रहिए। फिर वो चलते हुए राज के पास जाते हैं और उसे लहजे में पूछते हैं, हमें पूरी बात बताए कैसी है कृष्णा, और वो भी सच। राज उनके कहने के बाद ही बोलने लगता है, वो बाऊजी। वो कृष्णा राज को नहीं बोलते देख वो कड़क आवाज में बोलते हैं, आप एक डॉक्टर है और डॉक्टर के जुबान अपने पेशेंट्स की हालत के बारे में बोलते हुए कभी नहीं लड़खड़ानी चाहिए, समझे। राज में सिर हिलाता है, फिर गहरी सांस लेते हुए बोलता है, बाऊजी कृष्णा की हालत बहुत गंभीर है, सिर में कांच घुसने के कारण बहुत ब्लड लॉस हो गया था, हालांकि हमने ब्लड चढ़ा दिया है पर सिर पे चोट बहुत गहरी है। उसका ब्रेन काम करना बंद कर रहा है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, पर जब तक वो खुद कोशिश नहीं करेगी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिलहाल अभी हमने उसे 24 घंटे के लिए अंडर ऑब्जर्वेटियम में रखा हुआ है, लेकिन अगर उसको 24 घंटे के अंदर होश नहीं आता है तो वो कोमा में चली जाएगी। इतना बोल वो सामने देखता है जहां रंजीत जी के बगल में अब जसवंत जी खड़ी थी। जसवंत जी अपने हाथ जोड़कर राज के रहती है, बेटा प्लीज कृष्णा को बचा लो, तुम तो उसके बड़ी हो ना, वो तुम्हें कितना मानती है, उसे बचा लो उनको। ऐसे देख राज जल्दी से उनको गले लगा लेता है और कहता है, माँ आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। और आपको तो पता है ना कृष्णा क्या कहती थी कि वो बहुत स्ट्रांग है, तो इस बार उसको ये सच साबित करना होगा कि वो स्ट्रांग है। वही रंजीत जी राज के पूरी बात सुनते ही अपने कदम रोहन के तरफ बढ़ाते हैं, उसके पास जाकर शांत चेहरे के साथ बोलते हैं, अब तुम बताओ रोहन ये सब क्यों हुआ है। वही अब सामने रोहन के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। 7 फ्लैशबैक। अब आगे रंजीत के पूछने रोहन पहले सभी को देखता है, फिर बताने लगता है कि क्या हुआ था। तो सभी लोग दिल थाम के बैठे, यहाँ से फ्लैशबैक स्टार्ट होने वाला है, पता तो चले कृष्णा के साथ हुआ क्या था। फ्लैशबैक। मॉर्निंग के सुबह 9:20 बज रहे थे, सभी बच्चे आप में स्कूल चले गए थे जो 7 बजे तक स्टार्ट हो जाती है। वही बाकी लोग अपने काम पर जाने के तैयारी में थे। सभी अपने कमरे से बाहर आते हैं और डाइनिंग टेबल के तरफ जाने लगते हैं। अब ये सवाल आ जाता है कि भाई सभी लोग रंधावा मेंशन में ही क्यों है, तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि सभी बड़े घूमने गए हुए थे तो इन लोगों ने ये फैसला लिया कि सब रंधावा मेंशन में रहेंगे जब तक सब आ न जाए। वैसे तो महीने में कुछ दिन सब एक दूसरे के घर ही रहते हैं ताकि सब साथ रहे। तो लाइन पर आते हैं सभी लोग, डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं सभी जेंट्स एक साथ। वही उनकी बीवियां उनके सामने के सीट पर बैठी थी गप्पे मारने के लिए। वही जेंट्स अपने बिजनेस के बातें करने लगते हैं। कुछ 5 मिनट बाद ही कई नौकर वहां खाना लेकर आते हैं और सर्व करते हैं। इस घर में एक रूल है कि खाने के टाइम नो बात। खाना सर्व होते ही सब खाने लगते हैं। खाना खत्म होते ही जब वो लोग उठ के जाने वाले होते हैं तभी रोहन का फ़ोन बजने लगता है, तो वो दोबारा सीट पर बैठा जाता है। जब कॉलर आईडी देखता है तो वहाँ स्कूल के प्रिंसिपल का नंबर शो हो रहा था। पहले तो वो सोचता है कि स्कूल से क्यों कॉल आ रहा है, फिर कॉल उठा लेता है, पर उधर से जो कहा जाता है उसे सुन उसकी दोनों भौहें आपस में जुड़ जाती है और वो नेहा को अपने साथ जल्दी चलने बोलता है। बाहर आते ही दोनों कार में बैठ के चले जाते हैं।
बाकी लोगों को उसने अपने काम पर जाने के लिए बोल दिया था। स्काईलाइन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सुबह के 10:20 15 मिनट बाद एक बेहद शानदार और आलीशान ऑफिस में जहां बड़े बड़े खिड़कियों से शहर का नज़ारा दिख रहा है। लाल रंग के सोफे और कुर्सियां इस ऑफिस को एक शाही लुक दे रही हैं। दीवारों पर लगी किताबों की अलमारियां और टेबल पर रखे कंप्यूटर से पता चलता है कि यह एक व्यस्त और महत्वपूर्ण व्यक्ति का ऑफिस है। गेट के पास एक बोर्ड दीवार पर लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था प्रिंसिपल ऑफिस। वही प्रिंसिपल ऑफिस में दो कपल लोग बैठे हुए थे। उधर ही एक बच्ची साइड में खड़ी थी तो एक बच्चा उन्हीं लोगों में से एक कपल के पास था जिसके सिर पर बैंडेज था। वही उसके चेहरे का नक्शा बिगड़ा हुआ था, मतलब चोटें लगी हुई थी बेचारे को। उनमें से एक कपल मिस्टर एंड मिसेज रंधावा यानी रोहन और नेहा थे। ऑफिस में अभी कुछ मिनट पहले ही रोहन और नेहा आए थे। रोहन: बोलिए सर, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है और क्या बात थी जो आप फ़ोन पर नहीं कर सकते थे? प्रिंसिपल: देखिए मिस्टर रंधावा, मैं आपको बात घुमा कर नहीं कहूँगा, सीधे बताता हूँ। आपकी बेटी ने मिस्टर वर्मा के बेटे विवान का सर फोड़ दिया है, साथ ही उसको बहुत मारा भी है और हमारे पूछने पर इसने बस इतना कहा कि ये उसे परेशान कर रहा था। बाकी कुछ भी कृष्णा ने नहीं बताया है। मिस्टर एंड मिसेज वर्मा इसको या तो स्कूल से निकालने या कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए कह रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको बुलाया है। रोहन मिस्टर वर्मा के तरफ देखता है और फिर उनके बेटे के तरफ देखते हैं जो अविनाश के ही उम्र का था और उसको बहुत चोट आई हुई थी। उसने एक बार भी कृष्णा के तरह नहीं देखा था और न उससे पूछा कि क्या ये उसने किया है या किया भी है तो क्यों। वो प्रिंसिपल के तरह मुड़ता है और कहता है, मैं मिस्टर वर्मा से कुछ बात करना चाहूँगा। तभी मिसेज वर्मा की आवाज़ आती है जो रोहन के बात के बीच में ही बोलती है। मिसेज वर्मा: अरे क्या बात करनी है, हम कुछ नहीं जानते सर, आप निकालिए इस पागल लड़की को, क्या हाल कर दिया है मेरे बेटे का। मेरा बस चले तो मैं इसको अपने थप्पड़ से सीधा कर दूं इसे। उसकी बात पर इस बार नेहा कहती है, आप क्या बोल रही है, वो इतनी छोटी है, आपका बेटा उससे 3-4 साल बड़ा है, वो कैसे उसको मार सकती है? मिसेज वर्मा: मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस इंसाफ चाहिए। उसकी इतनी बातें सुन इस बार रोहन थोड़े गुस्से और ठंडे आवाज में मिस्टर वर्मा को कहता है, आप चलेंगे या नहीं, बोलते हुए ऑफिस से बाहर चला जाता है। तो मिस्टर वर्मा भी जल्दी से रोहन के पीछे ही जाता है। बाहर रोहन को जब महसूस होता है कि मिस्टर वर्मा आ गए हैं तो वो उनसे कुछ बात करने लगता है। लगभग 5 मिनट बाद दोनों अंदर आते हैं। वही अंदर मिसेज वर्मा कृष्णा को गुस्से से घूर रही थी। जब वो अपने पति को अंदर आते देखती है तो कुछ कहने वाली होते हैं, तभी मिस्टर वर्मा कहता है, रहने दीजिए प्रिंसिपल सर, हमें किसी को कोई सजा नहीं देनी है, आप इस बच्ची को जाने दे, बोलते हुए जबरदस्ती अपनी वाइफ और बेटे को लेकर जाने लगते हैं। जाते जाते विवान कृष्णा को बहुत बुरे तरीके से घूर रहा था। उन लोगों के जाने के बाद रोहन प्रिंसिपल सर को कहता है, ठीक है सर, अब मैं चलता हूँ। बोलते हुए बिना कृष्णा को देखे नेहा के साथ जाने लगते हैं। ऑफिस के बाहर जाते ही कृष्णा, जो बहुत उदास थी कि उसके पापा ने उसे एक बार देखा भी नहीं, वो जल्दी से प्रिंसिपल से परमिशन लेकर बाहर जाने लगती है। बाहर आकर देखते हैं उसके माँ पापा उससे बहुत आगे निकल गए हैं तो वो धुरते हुए पापा पापा चलते हुए उनके पास जा रोहन का हाथ पकड़ लेती है और हाथ को झुलाते हुए बोलती हैं, कृष्णा पापा वो मैंने कुछ। वो पूरी बात बोलती उससे पहले ही रोहन अपना हाथ उसके हाथ से हटा लेता है और पॉकेट में डाल लेता है। उसके बाद उसको देखते हुए कड़क आवाज में दांत पिसते हुए कहता है, रोहन शांति से अपने क्लास में जाओ, तुमको तो मैं घर पर बताता हूँ, बोलते हुए नेहा के साथ निकल जाते हैं। वही कृष्णा के आंखों से आंसू उसके गालों पर आ गई और वो उदास आंखों से दोनों को जाते हुए देखती है तब तक जब तक वो उसके आंखों से ओझल नहीं हो जाते हैं। फिर अपने ऐशों को पोंछते हुए अपने क्लासरूम के तरफ चली जाती है। CH8 फ्लैशबैक टू रोहन को पड़ा थप्पड़, क्या कृष्णा को होश आएगा? अब आगे। रोहन के चले जाने के बाद कृष्णा भी अपने क्लास में जाने लगती है। स्कूल का लंच ब्रेक कुछ टाइम पहले ही खत्म हो गया था और अब क्लास होने लगी थी। दोपहर के 12:30 स्कूल की छुट्टी हो गई थी और अब तक सभी बच्चों को पता चल गया था कि कृष्णा ने विवान को मारा था। सारा, अर्जुन और कृष्णा एक ही क्लास में पढ़ते थे और अविनाश कियान सभी ओम एक क्लास में। छुट्टी के समय अर्जुन कृष्णा से कहता है, अर्जुन क्या बात है बड़ी, तूने तो मस्त मजा चखाया, उस लंबू को बहुत परेशान करता था। बस हम लोगों से सीनियर था इसीलिए मैं कुछ नहीं करता था, वरना मैं उसकी हड्डी पसली तोड़ देता। अपने दोनों हाथों से तोड़ने के एक्टिंग करके बोलता है। उसकी बात पर सिया उसके सिर पर टपली मारते हुए कहती है, पहले खुद को बचाना सीख फिर हड्डी पसली तोड़ना, बड़ा आया हमारा सीनियर था इसीलिए कुछ नहीं करता, वो उसकी एक्टिंग करते हुए बोलती है। तो कृष्णा जो उदास थी वो हंसने लगती है। उसको हंसता देख दोनों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो लोग देख रहे थे कि कृष्णा बहुत उदास है तो उसको हंसने के लिए दोनों ने एक्टिंग की थी। जब वो लोग स्कूल के गेट पर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ बाकी चारों लोग खड़े उनका ही वेट कर रहे थे। जब कृष्णा अपने भाइयों को देखते हैं तो वो भी थोड़े गुस्से में दिखते हैं। जब सब आ जाते हैं तो आगे चलने लगते हैं क्योंकि उन लोगों को लेने घर से ड्राइवर आता है कार लेकर। कुछ कदम की दूरी पर उनकी कार खड़ी थी। वो लोग उसमें बैठते हैं और ड्राइवर कार घर के तरफ मोड़ लेता है।
लगभग 20 मिनट बाद वो लोग घर पहुंच जाते हैं, फिर अपने कमरे में फ्रेश होने चले जाते हैं ताकि लंच कर सके। अभी कोई घर पर नहीं था क्योंकि सभी लोग अपने काम पर गए हुए थे, सब शाम में आने वाले थे। सभी बच्चे खाना खाकर अपने रूम में चले जाते हैं। शाम के 6 बजे सभी लोगों की कार घर के बाहर आकर रुकती है, सभी लोग अंदर जाने लगते हैं। घर में आते ही रोहन तेज आवाज में कृष्णा को बुलाने लगता है, वही सब उसे शांत होकर बस उसको समझाने के लिए बोल रहे थे। कृष्णा अपने कमरे में बैठी हुई थी, उसको जैसे ही रोहन की आवाज़ सुनाई पड़ती है वो डर जाती है। पर रोहन के बार बार बुलाने पर वो धीरे से गेट खोलकर नीचे आने लगती है जहां सब पहले ही मौजूद थे। नीचे कारण और राज थोड़े गुस्से में लग रहे थे क्योंकि रोहन उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था और उनको लग रहा था कि कहीं वो कृष्णा पर ज़्यादा गुस्सा न कर दे। गुस्से में नेहा भी थे क्योंकि कृष्णा के वजह रोहन से उसका झगड़ा भी जो गया था। बाकी सब रोहन को समझाते समझाते थक गए थे और सभी को गुस्सा आने लगा था। जब कृष्णा नीचे का माहौल देखते हैं तो और डर जाती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कृष्णा किसी से नहीं डरती, बस अपने माता पिता के अलावा। जब रोहन के नज़र कृष्णा पर जाती है जो सीढ़ियों पर सहमी सी खड़ी थे तो वो उसको अपने ठंडे आवाज में बुलाता है, रोहन यहाँ आओ। कृष्णा, मैं कब से बुला रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता है? जल्दी मेरे सामने आओ। उसकी आवाज़ तेजी हो जाती। उसकी इतनी तेज आवाज़ सुन कृष्णा जल्दी से चलते हुए उसके सामने सिर झुका के खड़ी हो जाती है। कृष्णा को अपने सामने खड़े देख रोहन बोलता है, रोहन, क्या तुम शांति से हमें जीने नहीं दोगी? जब से पैदा हुए हो नाक में दम कर दिया है, हमारी जिंदगी में तो मनहूसियत फैला दी है तुमने। बोलते हुए वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और अपने सिर को थोड़ा अपनी उंगलियों से सहलाता है। रोहन की बातों से सभी को बहुत गुस्सा आता है, सिर्फ नेहा को छोड़कर। वही कृष्णा जो सिर झुकाकर रो रही थी वो कुछ बोलने की कोशिश करती हैं। कृष्णा, पापा, मैंने ऐसे ही उसे नहीं मारा था, उसने मुझे। उसकी बात को बीच में काटकर रोहन बहुत गुस्से में बोलता है, रोहन चुप, बिल्कुल चुप, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। पैदा होते ही अपने भाई को मार दिया, अब मेरे नाक में दाम करके रख दिया है। हर दिन कुछ न कुछ करती रहती हो और अब सिर्फ तुम्हारे कारण मुझे इतनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, सिर्फ तुम्हारे कारण। बोलते हुए वो अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। अविनाश और कियानी भी गुस्से में थे क्योंकि उनको भी अपने टीचर से पहली बार डांट सुनने को मिला था। बगल में खड़ी सारा और अर्जुन को भी रोना आने लगता है जब वो कृष्णा को रोते हुए देखते हैं। वही जब कृष्णा रोहन के बातों को सुनते हैं तो और रोने लगती है, पर इस बार भी वो हिम्मत करके धीरे आवाज में कहती है, कृष्णा पापा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मेरी बात का यकीन करिए, मैंने कुछ नहीं किया है। उसके बातों को सुन जहां रोहन अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था वो उसके ऊपर हाथ उठा देता है। इसके आगे तो आप जानते ही है। फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट। रोहन अपनी बात को जैसे ही पूरा करता है इस बार रंजीत जी उसको थप्पड़ मारते हैं और उसके कॉलर को पकड़ कर कहते हैं, क्या तुमने ये पता किया कि स्कूल में क्या हुआ था? क्यों कृष्णा ने उसको मारा? बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? रोहन, कृष्णा इतनी शरारती है और प्रिंसिपल ने भी यही बोला था, इसीलिए ऑरल में उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता था, मैंने उसके ऊपर अपने ऑफिस का भी गुस्सा निकाल दिया। रंजीत जी, अच्छा, तुमने ऑफिस का गुस्सा ऐसे निकाला एक छोटी बच्ची के ऊपर, ऐसे कि वो अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही है? तुम्हारे अंदर इंसानियत भी बची है या उसको भी मार दिया है? और क्या कह रहे थे कि उसने अपने भाई को मारा है? क्या तुमको डॉक्टर ने नहीं बताया था कि जुड़वा बच्चों में ये कॉमन होता है कि कभी कभी जुड़वा बच्चे एक दूसरे के साथ ऐसे फंस जाते हैं कि एक बच्चा दूसरे के जन्म को रोकता है, जिससे एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि एक ने दूसरे को मार दिया। मैं आपको बता दूं, इस कंडीशन लॉ के ट्विंस कहते हैं। और तुम बहू, मैंने कभी कहा नहीं, पर तुम सच में उसकी मां बनने के लाया नहीं हो। मैंने देखा था उसके नामकरण में ये बात तुम्हारी मां ने ही फैलाया थे कि उसके कारण तुम्हारा दूसरा बच्चा मरा है। मैंने ये कहते हुए भी सुना था कि ये बचपन से ही मनहूस है, तभी सभी लोगों ने ऐसी वैसी बातें कही थी इसके लिए। मैंने कुछ नहीं कहा, शायद यही गलती कर दे मैंने। रंजीत जी, फिर आपने आप को कठोर करते हुए कहते हैं, अब बोलने को कुछ नहीं है, मैंने फैसला कर लिया है, जैसे ही कृष्णा ठीक होगी हम उसे लेकर दूसरे वाले बंगलों में चले जाएंगे। मैं उसको और तुम लोग के साथ नहीं रहने दूंगा, तुम दोनों के कारण उसे अपने भाइयों का प्यार भी नसीब नहीं होता है। देखा है कभी दोनों को उससे प्यार से बात करते हुए, खैर मैं कह भी किसको रहा हूँ। उनकी बात खत्म होते ही है कि आईसीयू वार्ड का दरवाज़ा खुला है और नर्स जल्दी से बाहर आते हुए राज को देखकर बोलती हैं, नर्स सर, बच्ची की हालत अचानक खराब होती जा रही है, उसको सांस लेने में परेशानी हो रही है, जल्दी चलिए। उसकी बात सुन राज जल्दी से आईसीयू रूम के अंदर जाता है। राज कृष्णा को एग्जामिन करते हुए कहता है, इसकी हार्टबीट तो कम हो रही है, नर्स जल्दी से वहां रखी इंजेक्शन दीजिए फास्ट। नर्स के इंजेक्शन देने पर वो उसे कृष्णा के हाथों में इंजेक्ट कर देता है। 5 मिनट बाद राज बाहर आता है और अपना मास्क निकालते हुए कहता है, चेन्नई, कृष्णा कोमा में और सच बाहर आना। अब आगे। रोहन जैसे ही आईसीयू रूम से बाहर आता है सबके मन में एक आश जग जाती है कि शायद कृष्णा ठीक होगी। राज जसवंत जी के पास जाता है और बोलता है, राज माँ, वो
उसकी आवाज़ भारी हो गई थी, जिसके कारण सभी के दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी कि आगे क्या होगा। माँ, कृष्णा कोमा में चली गए हैं। राज ने इतना ही बोला था कि वहाँ एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। जसवंत जी, तुम झूठ बोल रहे हो। न तुम्हें कृष्णा ने ऐसा कहने के लिए कहा है, न हम उसे अपने साथ नहीं लेकर गए, इसलिए वो गुस्सा जो गई होगी हमसे। तुम बोलो उसको कि अपनी दादी को परेशान न करे, अगली बार हम जहाँ जाएंगे उसे साथ लेकर ही जाएंगे। प्लीज़ बोलो न, ये झूठ है। ये सारी बातें वो बहुत रोते हुए कहती रही थीं। जब राज देखता है कि वो इतना रो रही है, कहीं उनकी तबीयत न खराब हो जाए, तो वो उनको पीछे की सीट पर बैठाता है और बहुत शांति से उनको पूरी बात बताता है। राज, माँ वो बेहोश थी, उसकी जान खतरे में थी। हमने उसे 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखने की सोची थी, पर अभी अभी उसे अचानक पैनिक अटैक आया था। शायद ये हादसा उसके दिमाग में ट्रिगर कर गया है। मुझे भी कुछ समय के लिए लगा कि उसे होश आ जाएगा, पर रंजीत जी जो वही उनके पास आ गए थे वो बोलते हैं, पर क्या बेटा, क्या उसकी हालत अभी भी खराब है? बोलो। राज, जी नहीं बाऊजी, अब वो खतरे से बाहर है, पर वो कोमा में चली गई है। उसे कब होश आएगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कल आ जाए, या कुछ सप्ताह में, या कुछ महीने साल भी लग सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। पहले तो जब सब ये सुनते हैं कि वो अब खतरे से बाहर है तो सब राहत के सांस लेते हैं, मगर राज की आगे के बात सुनकर सभी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। जसवंत जी की आवाज़ वहां के शांति को तोड़ती है। तो क्या वो कभी ठीक नहीं होगी? मैं कभी इसकी आवाज़ नहीं सुन पाऊंगी। वो धीरे से बुदबुदाते हुए राज को देखती है। राज, नहीं ऐसा नहीं है माँ, हम सब हैं न, हम उसे हिम्मत देंगे, और आपका भगवान भी तो है। आप उनकी इतनी पूजा करती है, वो आपकी बात जरूर मानेंगे, और कृष्णा जल्दी ठीक होकर घर आएगी, देखिएगा। राज ने कह तो दिया था, पर सच तो ये था कि वो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। कृष्णा खतरे से बाहर तो थी, पर कब होश आएगा ये कोई मैजिक ही बता सकता था। जसवंत जी उसको आशा से देखते हुए कहती है, पक्का ना वो ठीक हो जाएगी? इस बार प्रीति जवाब देती है, क्योंकि उसे समझ आ गया था राज अपने इमोशंस को टोक रहा था। वो बिल्कुल रोना नहीं चाहता था। हाँ माँ, वो ठीक हो जाएगी, चलिए उसे अब रूम में शिफ्ट किया जाएगा, तो आप उससे शिकायत करना, चलिए अब रोना नहीं है। 2 घंटे बाद वीआईपी रूम 9-201 में कृष्णा अंदर बेड पर खामोश लेती हुए थी। वही बाकी सभी लोग उसे देख रहे थीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मासूमियत तो थी, पर चेहरे की रौनक गायब हो गई थी। शाम तक रुकने के बाद राज सबको घर जाने को बोल देता है, क्योंकि वो आज हॉस्पिटल में ही रुकने वाला था, साथ में प्रीति भी। रंधावा मेंशन शाम 7 बजे। लिविंग हॉल में सभी लोग सोफे पर बैठे हुए थे। सभी के चेहरे पर निराशा, दर्द और टेंशन के भाव दिख रहे थे। वही सभी बच्चों को उन्होंने ऊपर अपने रूम में भेज दिया था। सभी बैठे ही हुए थे कि एक गार्ड गेट से चलते हुए रंजीत जी से थोड़ी दूरी बनाकर खड़ा हो जाता है। वही बाकी सबके चेहरे पर सवाल और कन्फ्यूजन के भाव दिखने लगते हैं। उनके चेहरों को देख रंजीत ही सभी को बोलते हैं, मैंने इसे स्कूल से ये पता लगाने भेजा था कि वहाँ हुआ क्या था। फिर वो उसको गार्ड को देख ऑर्डर देते हुए कहते हैं, रंजीत जी बोलो क्या पता चला और पूरी बात बताना। गार्ड, सर हमने वहाँ के सभी बच्चों से पूछा तो ज़्यादा किसी को कुछ पता नहीं था, पर 2 लड़कियों से बात करने पर यह पता चला कि वो लड़का विवान छोटी मैडम को हमेशा परेशान करता था, साथ ही वो उसी क्लास का बच्चा है जिनमें दोनों सर पढ़ते हैं। रंजीत जी, हम ये बताओ कृष्णा ने उसे मारा क्यों था? गार्ड, सर सीसीटीवी फुटेज से बस इतना पता चला है कि वो बार बार मैडम को कुछ कहते हुए उनको भड़काने की कोशिश कर रहा था। कहते हुए टैबलेट पर फुटेज दिखाने लगता है, और जब उसने छोटी मैडम को छूने की कोशिश की तो उन्होंने उसे थप्पड़ मारा, लेकिन जब विवान ने वापस जबरदस्ती की और उनको थप्पड़ मारने की कोशिश की तो उन्होंने उसको बहुत मारा था। इतना बोल वो अपना सिर झुका लेता हाँ और उनके अगले ऑर्डर का इंतजार करने लगता है। तब रंजीत जी उसे जाने का इशारा करते हैं। गार्ड ने बता तो दिया था कि वहाँ क्या हुआ, पर इतनी बड़ी बात जानकर सभी के होश उड़ गए थे, सबसे ज़्यादा तो रोहन और नेहा के। उसके बाद रंजीत जी सभी को वो फुटेज देखते हैं जिसमें सभी चीज़ें साफ दिख रही थी। जसवंत जी तो रोने ही लगती है कि उनके न होने पर उनकी पोती ने क्या क्या सहा है। रंजीत जी एक नौकरी को बुलाते हैं और ऊपर से सभी बच्चों को बुलाने के लिए कहते हैं। जैसे ही नौकर जाने को होता है वो अपने जगह पर रुक जाता है। उसको रुका देख वो बोलते हैं, रंजीत जी मैंने कहा न जाओ, उन सब को बुला कर लाओ, अब खड़े क्या हो? नौकर अपना सिर झुका के कहता है, सर छोटे मालिक लोग पीछे ही है। उसके कहने पर सबका ध्यान पीछे जाता है जहां सभी बच्चे खड़े थे। रंजीत जी सभी को बुलाते हुए बोलते हैं, यहाँ आए आप लोग, हमारे सामने बैठिए। उनके कहने पर सभी बच्चे उनके सामने सोफे पर बैठ जाते हैं। रंजीत जी अविनाश को देखकर कहते हैं, अभी क्या विवान आपके क्लास का बच्चा है? क्या आप उसे जानते हैं? अभी जी दादाजी, वो हमारे क्लास में है और हमारा दुश्मन भी। अक्सर वो जानबूझकर हमसे भीड़ जाता है। उसने सभी को भी 1-2 बार परेशान किया है, पर वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पता था, शायद इसीलिए। रंजीत जी, हम तो इसीलिए उसने तुम्हारी बहन पर अपना गुस्सा निकलने का सोचा। क्या तुम लोग उसको एक बार भी देखने नहीं जाते हो स्कूल में? अब मैं तुम लोग से क्या कहूँ, तुम लोग दोनों के माँ बाप ने ही तुम्हें उसका दुश्मन बना दिया है। रंजीत जी खड़े होते हैं और रोहन नेहा को देख के कहते हैं, अब हो गए 10 साल, अगर अपनी बेटी पर विश्वास करते तो आज ये नौबत नहीं आती।
चलो जसवंत अपने रूम में, हमें कल कृष्णा को देखने हॉस्पिटल भी जाना है। दोनों लोग अपने रूम में चले जाते हैं। बाकी लोग भी अब अपने रूम में चले जाते हैं। आज शायद ही किसी को नींद आने वाला थी। रोहन और नेहा का रूम। नेहा बहुत रो रही थी और रोते हुए बार बार कह रही थी, ये क्या हो गया हमसे रोहन, हमने अपनी बच्ची को खो दिया। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। वो जब भी मेरे पीछे आती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं उसे प्यार करना चाहती थी, पर बार बार वही बात मेरे मन में आ जाती थी कि उसके कारण मेरे दूसरे बच्चे की मौत हुए। माँ ने ऐसा क्यों किया, उनके कारण मैं अपनी खुद की बच्ची से नफरत कर रही थी। बोलते हुए रोने लगती है। अब तो उसे हिचकियाँ भी आने लगी थीं। रोहन जो उसे गले लगाए हुए था और उसके खुद के आंखों से आंसू आने लगे थे। हाँ, वो रो रहा था। शायद आज उसके अंदर का पिता जाग गया था। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। पर क्या फ़ायदा ऐसे पछतावे का जहाँ सब हाथ से छूट गया हो। रोहन नेहा को पानी पिलाता है और भरे आवाज़ से कहता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है नेहा, जो किया मैंने किया है। मैं कैसे किसी के बातों में आकर अपनी ने बच्चों से नफरत कर सकता हूँ। जब घर में बेटी होती है जो सबसे ज़्यादा खुश उसके पिता होते हैं, पर मैं खुश से ज़्यादा इस गम में ज़्यादा था कि मेरा दूसरा बच्चा नहीं रहा। बेटियों के सुपर हीरो उसके पापा होते हैं, पर मैंने तो खुद उसे हॉस्पिटल के बेड पर पहुंचा दिया। बोलते हुए वो खड़ा हो जाता है। मैंने कभी भी उससे प्यार से बात नहीं की, यहाँ तक कि हमारे दोनों बच्चे भी कृष्णा से प्यार से बात नहीं करते थे। मुझे पता ही नहीं चला कब मैं अपने इतना बुरा हो गया। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था और इसे गुस्से में उसने अपना हाथ जोर से दीवार पर मार देता है। वही एक तेज आवाज़ से नेहा जो सिर नीचे कर सिसकियां ले रही थी, वो झटके से सिर ऊपर की तरफ देखती है और जल्दी से रोहन के पास जाकर उसका हाथ पाने हाथ में लेकर कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं, कितनी चोट लगी गई है। रोहन इस पर कहता है, इससे कहीं गुना ज़्यादा चोट तो मैंने खुद इन्हीं हाथों से अपनी बच्ची को दिया है। मैंने कैसे उसके ऊपर हाथ उठा दिया नेहा, कैसे, मैं इतना कैसे गिर गया। बोलते हुए अब वो घुटने के बल बैठ जाता है और रोने लगता है। नेहा उसे संभालते हुए कहती है, आप चिंता मत करिए, वो जल्दी ठीक हो जाएगी और जब वो ठीक होगी ना तब हम उसे बहुत सारा प्यार देंगे। अगर वो गुस्सा भी होगी तो हम उसे मना लेंगे, लेकिन खुद से दूर जाने नहीं देंगे, कहीं भी नहीं। रोहन अपने आंसुओं को पोंछे हुए कहता है, हाँ तुमने साहू कहा, हम उसे खुद से दूर अब बिल्कुल नहीं जाने देंगे। अब मैं उसका अच्छा पापा बनूंगा। वो इमेजिन करने लगता है कैसे कृष्णा और वो मस्ती कर रहे हैं और वो उसे बहुत प्यार कर रहा है। नेहा, मुझे पूरा विश्वास है सब अच्छा होगा और हम भी एक हैप्पी फैमिली होंगे, जो कृष्णा के न होने से पूरी नहीं थी। ऐसे ही दिन महीनों में बीत रहे थे मगर कृष्णा को होश नहीं आया था। ऐसे करते करते 3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन कृष्ण को होश अब तक नहीं आया था। सब कुछ वैसे ही था और जो बदला था वो था नेहा, रोहन और दोनों बच्चों का कृष्णा के प्रति प्यार। हाँ, जब से उन्हें सच्चाई मालूम हुए और उनकी आंखों से पर्दा हटा, वो चारों रोज कृष्णा से मिलने आते। नेहा ने तो कृष्णा की सारी जिम्मेदारी ले ली थी। घर वाले भी अब उनसे उतना गुस्सा नहीं थे। इन 3 महीनों में उन लोगों ने देखा कैसे रोहन और नेहा पूरी जान लगा रहे हैं कृष्णा को ठीक करने में। राज ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था और थोड़ा बहुत सुधार कृष्णा में होने लगा था। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। नेहा, रोहन, राज, प्रीति और 6 बच्चे हॉस्पिटल जाने के तैयारी में थे। तभी राज का फ़ोन बजता है। जैसे ही वो कॉल उठाता है और बोलता है, बोलो, उधर की बात सुन। उसके हाथ से चाय का कप गिर जाता है। चटैन, कृष्ण का होश आना कहाँ है कृष्णा? आप सभी स्टोरी पढ़ रहे हो उसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ और अच्छा लिखने की। आप सब भी लाइक और कमेंट किया करें। अब आगे। सभी बैठे हुए थे तभी राज का फ़ोन बजता है। कॉलर आईडी पर शो हो रहे नाम को देख वो जल्दी से वह कॉल उठा लेता है। दरअसल वो कॉल किसी और का नहीं, कृष्णा की नर्स का था, जो रात 12 से दोपहर 12 बजे तक कृष्णा के पास ही रहती है। बाकी एक और शिफ्ट में दूसरी नर्स रहती है। राज, जी सिस्टर नूर बोलिए, अचानक आपने कॉल किया, सब ठीक है न, क्या कोई परेशानी हुई है? जैसे ही राज नर्स का नाम लेता है सभी के कान खड़े हो जाते हैं कि आखिर क्या बात है जो इतनी सुबह कॉल आया है। रंजीत जी राज को जल्दी से कॉल स्पीकर पर करने बोलते हैं। उधर से नर्स नूर की घबराई हुई आवाज़ आती है, सर वो बच्ची कृष्णा को होश आ गया है, पर वो बहुत पैनिक कर रही है, किसी को भी अपने पास नहीं आने दे रही है। कैसे भी करके डॉक्टर रितेश ने नींद का इंजेक्शन दे दिया है, प्लीज़ आप जल्दी आ जाए। जैसे ही सब नर्स की बात सुनते हैं कि कृष्णा को होश आ गया है, सब अपने जगह से खड़े हो जाते हैं। बच्चे भी बहुत खुशी हो जाते हैं, पर बाद की बात सुन सब बहुत घबरा जाते हैं। जैसे ही कॉल कट होता है सभी जल्दी से घर के बाहर जाने लगते हैं। बाहर कार में बैठ सभी हॉस्पिटल के लिए निकालने लगते हैं। रोहन बाकियों को भी कॉल कर बता देते हैं क्योंकि सभी अपने घर चले गए थे। बस राज और बच्चे कुछ दिन के लिए रंधावा मेंशन में आए थे। सभी लोगों का घर आसपास ही है तो सब एक साथ निकलते हैं। अभी उनको 7-8 मिनट हुई ही थे कि उन्हें बीच सड़क पर बहुत भीड़ दिखाई देती है। रंजीत जी ड्राइवर को देखकर आने बोलते हैं। 2 मिनट बाद ड्राइवर आकर कहता है, सर शायद किसी प्रेग्नेंट औरत को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है तो इसलिए भीड़ लगी हुई है, पूरी भीड़ हटने में 10 मिनट लगेंगे। 30 मिनट बाद सभी गाड़ियां हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हो जाती है और सब हड़बड़ा कर बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन हॉस्पिटल के बाहर का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा था। बहुत सारे गार्ड जो हॉस्पिटल के ही थे
नर्स और बॉय सब अंदर बाहर कर रहे थे, पर सभी इस चीज़ को इग्नोर करके जल्दी से कृष्णा के वार्ड में पहुंचते हैं। जैसे ही रूम के अंदर जाते हैं, रूम अंदर का नज़ारा देख एक पल के लिए सभी जहाँ थे वही खड़े रह जाते हैं। रोहन आगे आते हुए कहता है, यहाँ तो कोई भी नहीं है और नज़ नज़ कहाँ है? नेहा, रुकिए, मैं बाथरूम में भी एक बार देख आती हूँ, कहते हुए बाथरूम का गेट खोल अंधेरे देखती है, फिर पीछे मुड़ सभी की तरफ देखा कर, यहाँ तो कोई नहीं है, कहाँ गई मेरी बच्ची? राज, रुकिए भाभी, आप परेशान मत होइए, यही होगी, हो सकता हो कि उसे चेकअप के लिए किसी दूसरे रूम में ले जाया गया हो, मैं अभी चेक करता हूँ। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है, सिस्टर नूर और डॉक्टर रितेश आते हुए दिखते हैं, जो गेट के पास ही थे। दोनों के चेहरे पसीने से तार-बतर थे, साथ ही घबराहट भी दिख रही थी। राज, डॉक्टर, मैं आपके पास ही आने वाला था, क्या आपने कृष्णा को कहीं और शिफ्ट किया है? वो इस रूम में नहीं है। डॉक्टर रितेश अपना सिर झुकाकर निराशा से कहते हैं, वो सर, बात यह है कि। रोहन, बोलिए न डॉक्टर, कहाँ है मेरी बेटी? डॉक्टर, हमें नहीं पता सर। रोहन डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेता है, ये इतनी जल्दी होता है कि किसी को कुछ समझने का समय ही नहीं मिलता। रोहन, क्या बोल रहा है, बताओ कहाँ है मेरी बच्ची? अभी तो फोन आया था न कि उसे होश आ गया है, ऐसे कैसे? तुम लोग को पता नहीं कि वो कहाँ है? बताओ क्या किया तुमने? रोहन बहुत गुस्से में आ गया था, उसका मन तो इस डॉक्टर को मारने का कर रहा था, आखिर ये ऐसा बकवास कर कैसे सकता है? राज जल्दी सेवा रिएक्ट करता है और रोहन से डॉक्टर को छुड़ाता है। राज शांति से पूछता है, उसके लिए पहले पूरी बात का पता लगाना जरूरी था। बोलिए डॉक्टर, कहाँ है कृष्णा? अभी तो सिस्टर नूर ने मुझे फ़ोन किया था कि उसे होश आ गया है और आपने उसे नींद का इंजेक्शन भी दिया था, तो आप ये क्या बोल रहे हैं कि आपको नहीं पता? साफ साफ बोलिए। डॉक्टर, जी सर, ये सच है कि पेशेंट को होश आ गया था, पर वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी, किसी को अपने पास तक आने नहीं दे रही थी, इसलिए हमें सब ने मिलकर कैसे भी उनको नींद का इंजेक्शन भी दे दिया था, फिर सिस्टर नूर को छोड़ बाकी सभी रूम से चले गए थे। सिस्टर नूर, जी सर, उसके बाद मैं ये सोची कर रूम से बाहर आपको फ़ोन करने गई थी कि अभी तो उनको इंजेक्शन दिया गया है तो उन्हें होश नहीं आएगा, फिर आपको फ़ोन करने के बाद एक इमरजेंसी केस आया तो उसे शिफ्ट करने गई थी, लगभग 10 मिनट लगे होंगे मुझे, पर जैसे ही मैं इस रूम में आई तो रूम खाली था, यहाँ वो बच्ची थी ही नहीं। मैंने और पूरे स्टाफ, गार्ड सभी ने पूरा हॉस्पिटल ढूंढ लिया मगर वो कहीं नहीं मिली। गार्ड्स ने भी उन्हें बाहर जाते नहीं देखा है। मैंने आपको फ़ोन किया था पर बार बार नॉट रीचेबल आ रहा था, जैसे ही मुझे पता चला आप आ गए हैं तो मैं आपको बताने आ गई। सॉरी सर, मुझे उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, अभी भी गार्ड्स उन्हें ढूंढ ही रहे हैं। डॉक्टर और नर्स की बातें सभी के कानों में ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने गर्म रोट दल दी हो। उन लोगों ने तो जैसे ही ये सुना था कि उनकी बच्ची को होश आ गया है, सब कितने खुश हो गए थे, पर यहाँ उनके सपने जैसे बह गए। जसवंत जी, राज, रोहन, बच्चों, ये क्या बोल रही है? कहाँ है मेरी बच्ची? लाओ उसको। मुँह जे में री ब ची में री क्रे अशना को ला कर दो, इतना बोलते हुए वो बेहोश हो जाती है। सब उनके बोलने पर होश में आते हैं, वही उनको बेहोश होता देख रोहित उनको पकड़ लेता है और बाकी तीनों से कहता है, रोहित, तुम लोग जाओ जल्दी, देखो कृष्णा यही कहीं होगी, या ना दिखे तो बाहर देखो, मैं आंटी को देख कर आता हूँ। उसकी बात सुन तीनों जल्दी से बाहर की तरफ दौड़ते हैं, रंजीत जी भी है उनके पीछे जाने लगते हैं, तब रोहित बोलते हुए उनको रोकता है। रोहित अंकल, आप यही रहिए, हम सभी है, कृष्णा को कुछ नहीं होगा, अभी आंटी को आपकी ज़रूरत है, प्लीज़। रंजीत जी, ठीक है बेटा, ध्यान रखना और जैसे ही कुछ पता चले सबसे पहले हमें बताना। रोहित जी, अंकल जी आप यहाँ ध्यान रखिए। बाकी सबको देखते हुए आप सब भी इतना बोल वो भी जल्दी से बाहर जाता है। राघव, रघुवीर और गौतम रंजीत जी को संभालने लगते हैं, वही पूनम सीता जसवंत जी के पास और सुमन प्रीति प्रिय ऋतु नेहा को चुप करवा रही थी जो कब से रोए जा रही थी। हॉस्पिटल के बाहर सब जगहों पर गार्ड्स ही गार्ड्स दिख रहे थे, वही राजरोहन और कारण आसपास के सभी जगहों को ढूंढ चुके थे पर कुछ पता नहीं चाल था। रोहन अपने गार्ड से, मैं कुछ नहीं जानता, अगर तुम लोग को अपनी नौकरी प्यारी है तो जल्द से जल्द मेरी बच्ची को ढूंढ के मेरे सामने लाओ। तब तक रोहित भी वहां आ जाता है। रोहित, कुछ पता चला कृष्णा का? राज, नहीं अभी तक नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। रोहित, तुम लोग ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया? शायद उसमें हमें कुछ पता चले, कहीं हमारे किसी दुश्मन का काम तो नहीं? रोहन, हाँ हमने तो ये सोचा ही नहीं, जल्दी चल यार, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? मुझे अभी तो अपनी गलती का एहसास हुआ है, मैं कब से इंतजार कर रहा था कि कब वो मुझे पापा कहकर मेरे गले लगेगी। बोलते हुए वो अपने हाथ आगे कर लेता है जैसे अभी कृष्णा आएगी और उसके गले लगेगी। सभी उसकी परिस्थिति को समझ रहे थे पर अभी रोने से कुछ नहीं होने वाला था, अभी सबसे पहले जो करना था वो था कृष्णा को ढूंढना। कारण रोहन के कंधे पर हाथ रहता है तो वो उसके गले लग जाता है, वो कमजोर नहीं बनाना चाहता था पर उसे बहुत बुरे ख्याल आ रहे थे। कारण, संभाल अपने आप को, चल पहले सीसीटीवी देखते हैं, वहां से कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा। सभी सीसीटीवी कंट्रोल रूम में चले जाते हैं और वहां काम कर रहे स्टाफ को रूम 9-201 की 1 घंटे पहले की फुटेज चलाने बोलते हैं। फुटेज में जो दिखता है उससे सभी के होश उड़ जाते हैं और सभी के मुंह से एक साथ निकालता है, ये ऐसा कैसे हो सकता है? रोहन की आंखों से तो आंसू निकलने लगते हैं। क्या हुआ कृष्णा को? ऐसे कहाँ चली गई वो?
क्या ये किसी दुश्मन की साजिश है या कुछ और? सभी चीज़ें अगले भाग में पता चलेंगी, तब तक के लिए लाइक एंड कमेंट कर दीजिए। प्लीज़ जॉइन द माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, बाय बाय।